पूरी दुनिया के अंदर इंडिया सबसे ज्यादा मूवी बनाता है। हम एक साल के अंदर 1500 से 2000 मूवीज बनाते हैं। अब इन सारी मूवियों में से सारी तो हिट नहीं होती, इनमें से 10 या 15 मूवी ऐसी होती हैं जो सुपर हिट होती हैं। और इस रेशियो को देखने के बाद यह सब बहुत रिस्की है। उसके बाद भी हर साल ज्यादा से ज्यादा मूवीज बनती हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है। लेकिन इंडिया के अंदर जिन मूवियों को फ्लॉप बोला जाता है वो भी काफी अच्छा पैसा कमा लेती हैं। तो ऐसे में बॉलीवुड में कौन सा मॉडल यूज होता है जिसकी वजह से फ्लॉप हुई मूवी भी प्रॉफिट में रहती है। क्या रीजन है कि छोटे पर्दे वाली अच्छी स्टोरी की फिल्में पैसा नहीं कमा पाती। अब इनमें कहा जाता है कि इंडिया में लोग अच्छी एक्टिंग और स्टोरी पसंद नहीं करते, सबको मसाला मूवी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इन सभी फिल्मों का एक सिस्टमेटिक तरीके से मॉडल बना हुआ है, जो कि न चाहते हुए भी हम मसाला मूवी को पैसे देकर मूवी हॉल में देखते हैं, और जो छोटे पर्दे वाली फिल्में वे घरों में टीवी और लैपटॉप में देखते हैं। जब कोई मूवी बनती है तो ऐसा नहीं कि एक आदमी अपने घर से सारा पैसा उठाकर लगा देता है और फ्लॉप होने पर रोड पे आ जाता है। मान लीजिए आपको कोई मूवी बनानी है तो आपको एक प्रोड्यूसर की जरूरत होगी। प्रोड्यूसर वो आदमी होता है जो मूवी में पैसा लगाता है, और एक मूवी 4 फेज में बनती है, और इन चारों फेजों में पैसों की जरूरत होती है, जिसमें स्क्रिप्ट, राइटिंग, स्टोरी, डायलॉग यह सब डिसाइड होते हैं। दूसरा फेज होता है प्री प्रोडक्शन, जिसमें शूटिंग, लॉजिस्टिक, लोकेशन, टीम, हीरो हीरोइन यह सब डिसाइड होते हैं। तीसरा फेज होता है प्रोडक्शन, जिसमें मूवी की शूटिंग और एग्जीक्यूशन होता है। चौथा और आखिरी फेज होता है पोस्ट प्रोडक्शन, जिसमें एडिटिंग, विजुअल इफेक्ट और साउंड डिजाइन होती है। इन चारों फेजों में जो भी पैसा लगता है वह सब प्रोड्यूसर देता है, और इतना पैसा लगाने के बाद प्रोड्यूसर को जरूरत होती है डिस्ट्रीब्यूटर की। इन डिस्ट्रीब्यूटर्स का काम होता है मूवी को ऑल ओवर इंडिया के सिनेमा हॉल तक पहुंचाना। डिस्ट्रीब्यूटर्स के नीचे होते हैं सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, जिनके अलग अलग जोन डिवाइडेड होते हैं, जैसे यूपी वेस्ट, मुंबई जोन। ऐसे जोन बने होते हैं जो अपने अपने इलाकों के सिनेमा घरों तक यह मूवी पहुंचाने का काम करते हैं। तो इस तरीके से ये मूवी पूरी इंडिया में पहुंचती है। अगर थोड़ी देर के लिए सब डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात हटा दें तो जैसे मूवी बन के कम्प्लीट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। प्रोड्यूसर खुद सिनेमा हॉल में जाकर मूवी को नहीं पहुंचाता, वह डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को सिनेमा हॉल तक पहुंचाते हैं। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो इसके स्टार्टिंग में नाम लिखे हुए आते हैं, जैसे यूटीवी मोशन, अल्ट्रा मीडिया, इरोज इंटरनेशनल, फॉक्स स्टार स्टूडियो। यह सब डिस्ट्रीब्यूटर के नाम होते हैं। अगर इसको एक एग्जांपल से समझे तो मान लीजिए कि 100 करोड़ की कोई मूवी बनी है, तो प्रोड्यूसर 200 करोड़ में डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचकर गेम से आउट हो जाता है, और डिस्ट्रीब्यूटर सिनेमा हॉल्स में मूवी को बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं। इसे कहते हैं आउटलेट परचेज। दूसरा केस होता है एमजी रॉयल्टी, जिसे मिनिमम गारंटी रॉयल्टी कहते हैं। इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर प्रोड्यूसर से मूवी खरीद लेता है, और एक निश्चित प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने पर उसको कुछ परसेंट प्रोड्यूसर को देना होता है, और कुछ केस में प्रोड्यूसर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, जिससे कि प्रॉफिट ज्यादा होता है। लेकिन मूवीज को ऑल ओवर इंडिया सभी सिनेमा घरों में पहुंचाना इतना आसान नहीं होता, इसलिए इसमें बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस हाथ डालते हैं, जैसे कि यशराज, धर्मा प्रोडक्शन, रेड चिली। आपने देखा होगा कि जो बड़े स्टार होते हैं वो साल में 1 या 2 मूवी करते हैं, वहीं छोटे एक्टर जो साल में 4-5 मूवीज करते हैं। उसके बाद भी बड़े स्टार्स की नेटवर्थ इन छोटे स्टार्स से काफी ज्यादा होती है, क्योंकि बड़े स्टार्स फीस लेने की बजाय मूवी के प्रॉफिट से शेयर लेते हैं, और एक तरह से एक बड़ा स्टार इन सब कम्युनिकेशन के बीच मूवी का प्रोड्यूसर बन जाता है। लेकिन जैसे मूवी डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास आती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स उसके प्रमोशन और मार्केटिंग में काफी पैसा लगाते हैं, और ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। छोटी मूवी कितनी ही अच्छी हो, वो बड़ी मूवी के मुकाबले उतना नहीं चल पाती, और वहीं एक बड़ी मूवी की मार्केटिंग करके उसकी पूरी हाइप क्रिएट की जाती है, और पहले से ही डेट निश्चित कर दी जाती है कि इस डेट को, इस त्योहार को ये मूवी रिलीज होगी। और अगर आप यह बड़ी मूवी नहीं देखने जाओगे तो आप मीम पेज और ट्विटर के ड्रामे को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो मूवी को देखकर आते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं, जिससे कि हमें भी मूवी देखने की क्यूरियोसिटी हो जाती है, और मूवी को अच्छा बुरा डिसाइड करने के लिए उसे देखना जरूर पड़ता है। और ये मूवी चाहे कैसी भी हो, ये पैसे कमा ही लेती है। अब बात करते हैं मूवी हिट है या सुपर हिट। यह डिसाइड होता है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से, लेकिन जिस काउंटर पर टिकट खरीदते हैं उसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस, और सारे बॉक्स ऑफिस में जो टिकट बेचकर पैसा आता है उसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और उस पैसे में से जो जीएसटी टैक्स गवर्नमेंट को जाता है, उसके बाद जो पैसा बचता है उसे कहते हैं नेट कलेक्शन।
आपने सुना होगा कि मूवी का नेट कलेक्शन इतना हो गया, तो इस नेट कलेक्शन के बेसिस पर डिसाइड होता है कि मूवी हिट है या फ्लॉप है। एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी बेचता है, उसके साथ साथ अलग से कई तरीके के राइट्स भी बेचता है, जैसे कि सैटेलाइट राइट्स, यानी कि उस पर्टिकुलर मूवी को सबसे पहले किस टीवी पर दिखाया जाएगा, उसके लिए काफी पैसा मिलता है। इसके बाद डिजिटल राइट्स, म्यूजिक राइट्स, OTT प्लेटफॉर्म, ओवरसीज राइट्स, अलग अलग राइट्स बेचकर प्रोड्यूसर मूवी रिलीज होने से पहले काफी पैसा कमा लेता है। जब प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी देता है तो डिस्ट्रीब्यूटर मूवी को सब डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सिनेमा में पहुंचाता है। सिनेमा हॉल के मालिक और सब डिस्ट्रीब्यूटर में एक एग्रीमेंट होता है। मान लीजिए कि किसी मूवी का नेट कलेक्शन 100 करोड़ आया, तो उसमें से 25 करोड़ सिनेमा का ओनर लेगा और 75% सब डिस्ट्रीब्यूटर लेगा। आपने देखा होगा कि कुछ मूवीज अच्छी होती हैं लेकिन वो फिर भी फ्लॉप रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मार्केटिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई होती है। अगर इंडिया में 10,000 सिनेमा हॉल है तो उसमें से जब बड़ी मूवी रिलीज होती है तो 7 से 8,000 सिनेमा हॉल बड़ी मूवी ले लेते हैं। छोटी मूवी जब लोगों तक पहुंचती ही नहीं है तो फिर वो कैसे बड़ी होगी। बड़े बैनर का पहले से ही डिसाइड होता है कि ईद पर कौन सी फिल्म रिलीज होगी, दिवाली पर किस हीरो की फिल्म रिलीज होगी, तो इनमें से छोटी मूवीज के लिए स्क्रीन ही नहीं बचती। इस वजह से वो फिल्में सिनेमा घरों में ना चलने की बजाय OTT पे चलती है और आज OTT की वजह से सब कुछ चेंज होने लग रहा है।